ऑफिसर हो और आपके सामने एक मुश्किल फैसला है। एक तरफ है कानून और दूसरी तरफ है हजारों लोगों की भलाई। क्या चुनोगे? टफ चॉइस है ना? एग्जैक्टली यही डिलेमास आज हम सॉल्व करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो और कमेंट में लिखो रेडी टू लर्न, क्योंकि ये सेशन आपकी थिंकिंग को हमेशा के लिए बदल देगा। बिल्कुल। आज हम एथिक्स के स्टडीज के 9 मुश्किल सवालों को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। हम डॉक्टर एक्स के टैक्स डिलेमा से शुरू करेंगे, फिर इल्लीगल बिल्डिंग कोलैप्स के कारणों को जानेंगे, आरटीआई के मिसयूज को समझेंगे और एक वर्कर की डेथ पर कॉम्पनसेशन के केस को भी एनालाइज करेंगे। और उसके बाद विकासपुरी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के इश्यूज, एक एनजीओ की प्रॉब्लम्स, एक यंग इंजीनियर का मॉरल क्राइसिस, डिस्प्लेस्ड लोगों के लिए पॉलिसी बनाना और आखिर में डिजास्टर में किसे पहले बचाएं, इन सभी केसेस को हम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। वाओ, दैट्स अ पैक्ड एजेंडा। लेट्स बिगिन दिस इनक्रेडिबल जर्नी। चलो आते हैं पहले केस स्टडी पर। क्वेश्चन इज फ्रॉम 2018। डॉक्टर एक्स, एक टॉप डॉक्टर, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं एक निग्लेक्टेड एरिया में जो वहां के लोगों के लिए एक वरदान होगा। लेकिन टैक्स इंस्पेक्शन में पता चलता है कि उन्होंने कुछ मेजर टैक्स चोरी की है, पर वो अब टैक्स देने को तैयार हैं। कुछ छोटी मोटी टेक्निकल मिस्टेक्स भी हैं। अब टैक्स एजेंसी के हेड के तौर पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। 1, सिर्फ मेन टैक्स वसूल कर टेक्निकल मिस्टेक्स को इग्नोर कर दो, या 2, स्ट्रिक्टली हर छोटी बड़ी गलती पर एक्शन लो जिससे हॉस्पिटल प्रोजेक्ट खतरे में पड़ सकता है। आप क्या करोगे और क्यों? तो द ब्रॉड माइक्रो थीम हियर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रूल ऑफ लॉ एंड पब्लिक गुड। राइट, रूल ऑफ लॉ वर्सेस पब्लिक गुड। ये एक क्लासिक डिलेमा है। हाँ बिल्कुल, ये केस स्टडी है स्ट्रिक्ट कानून पालन और पब्लिक वेलफेयर के बीच के बैलेंस का। यहाँ एथिकल फ्रेमवर्क ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म यानी ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर हमारी मदद करेगा। यूटिलिटेरियनिज्म एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझा सकते हैं इसको? जरूर। सोचो, कोविड-19 लॉकडाउन में सरकार ने एसेंशियल सर्विसेज के लिए कुछ रूल्स रिलैक्स किए थे। क्यों? क्योंकि पब्लिक गुड मतलब लोगों की हेल्थ एंड सेफ्टी उस वक्त स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने से ज्यादा जरूरी थी। समझे। सो लेट्स ब्रेक डाउन द आंसर। शुरू कैसे करें? ओके, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले केस का सेंट्रल एथिकल डिलेमा आइडेंटिफाई करो। जस्टिस वर्सेस मर्सी, यानी न्याय और दया के बीच का संघर्ष। ओके। और स्टेक होल्डर्स को लिस्ट करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर एक्स, उस रीजन के पेशेंट्स, टैक्स एजेंसी, गवर्नमेंट एटसेट्रा। ओके, सो फर्स्ट क्रॉस क्वेश्चन, स्टेक होल्डर्स को लिस्ट करना आंसर की शुरुआत में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि आपने प्रॉब्लम के हर एंगल को समझा है एंड आपके डिसीजन से कौन कौन इफेक्ट होगा। इट शोज अ होलिस्टिक व्यू। गॉट इट। अब आते हैं मेन बॉडी पर। मॉडल आंसर क्या होगा? बॉडी में एक्शन चोजन। हम पहला ऑप्शन चुनेंगे, सब्सटैंशियल टैक्स कंप्लायंस को इंश्योर करना और टेक्निकल डिफॉल्ट्स को इग्नोर करना। चलो इसके रीजंस को पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है। यूटिलिटेरियनिज्म फ्रेमवर्क यहाँ बेस्ट क्यों है? क्योंकि ये केस कॉन्सिक्वेंसेस पर बेस्ड है। हॉस्पिटल बनने या ना बनने का रिजल्ट बहुत बड़ा है, सो यूटिलिटेरियनिज्म हेल्प्स अस वे दोज आउटकम्स। इट्स आउटकम फोकस्ड। ओके, पॉइंट 2 क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी एंड जस्टिस। छोटी टेक्निकल मिस्टेक्स के लिए इतने बड़े पब्लिक प्रोजेक्ट को रोकना डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। एक लीगल प्रिंसिपल है de minimis non curat lex। वेट, de minimis non curat lex यू मेंशन करने से आंसर में क्या वैल्यू ऐड होती है? ये आपके आंसर को एक्स्ट्रा वेट देता है। इट शोज यू हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स, नॉट जस्ट सर्फेस लेवल नॉलेज। इट्स अ ग्रेट वैल्यू ऐड। कूल, राइट। ओके, आगे। एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। एजेंसी के टाइम एंड एनर्जी बड़े टैक्स केसेस पर फोकस होने चाहिए, ना कि माइनर इश्यूज पर। इट्स ऑल अबाउट एफिशिएंसी। राइट। एनकरेजिंग एथिकल कंडक्ट। डॉक्टर एक्स कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर हम स्ट्रिक्ट रहेंगे तो फ्यूचर में कोई भी टैक्स पेयर अपनी गलती मानने से डरेगा। दिस इज अबाउट बिल्डिंग ट्रस्ट। ये भी अहम पॉइंट है। एक और सवाल, अगर डॉक्टर एक्स कोऑपरेटिव नहीं होते तो क्या अप्रोच बदल जाता? एब्सोल्युटली। फिर एक स्ट्रिक्ट अप्रोच माइट बी जस्टिफाइड, क्योंकि तब इंटेंट मैलिशियस होता, अनऑनेस्ट मिस्टेक नहीं। इंटेंट इज की हियर। ओके, एंड पॉइंट 5, मिटिगेटिंग पोटेंशियल हार्म। हॉस्पिटल प्रोजेक्ट रुकने से कम्युनिटी को डायरेक्ट हार्म होगा। एथिक्स ऑफ केयर कहता है हार्म को कम करो। और आखिरी पॉइंट 6, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। हाँ, हम टेक्निकल डिफॉल्ट्स इग्नोर कर रहे हैं, बट वी मस्ट डॉक्यूमेंट द रीजन। इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी और कोई बायस का आरोप नहीं लगा पाएगा। परफेक्ट। और कंक्लूजन, आंसर को एक पॉजिटिव नोट पर एंड करो। सजेस्ट करो कि ऐसी सिचुएशंस के लिए क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए। एथिकल वे फॉरवर्ड है सब्सटैंशियल कंप्लायंस पर फोकस, वॉलंटरी एथिकल कंडक्ट को प्रमोट करना एंड सोसाइटल इंपैक्ट को कंसिडर करना। सो माय लास्ट क्रॉस क्वेश्चन ऑन दिस, कंक्लूजन में एक पॉजिटिव इनिशिएटिव सजेस्ट करना क्यों जरूरी है? इट शोज यू आर नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम फाइंडर बट अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकर। ये एक फ्यूचर लुकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट दिखाता है। जबरदस्त। चलो, नाउ फॉर अ क्विक एक्टिविटी। Pause and practice saying this line. My approach will be guided by utilitarian principles, prioritizing the larger public good while ensuring substantial compliance. Rehearse this. So, mini recap. In short, इस केस में पब्लिक वेलफेयर के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना is the most ethical path, provided transparency is maintained. परफेक्ट। चलो नेक्स्ट केस स्टडी। दिस वंस फ्रॉम 2017। एक बिल्डर इलीगल तरीके से 3 फ्लोर की बिल्डिंग को 6 फ्लोर का बना रहा था और वो कोलैप्स हो गई। कई इनोसेंट माइग्रेंट लेबरर्स इंक्लूडिंग विमेन एंड चिल्ड्रन मारे गए। गवर्नमेंट ने कॉम्पेंसेशन अनाउंस किया और बिल्डर को अरेस्ट कर लिया। सवाल है, देश में ऐसे इंसिडेंट्स क्यों होते हैं और इन्हें रोकने के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए? द ब्रॉड माइक्रो थीम इज करप्शन, रेगुलेटरी फेलियर एंड सोशल इनजस्टिस। ये सुनकर ही दुख होता है। रिसेंटली भिवंडी महाराष्ट्र में भी ऐसा ही बिल्डिंग कोलैप्स हुआ था। दिस इज अ रियल रिकरिंग प्रॉब्लम। बिल्कुल।
This case is about a complete disregard for human life for profit. The core issue is the conflict between private gain and public welfare. हम यहाँ जॉन रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस यूज करेंगे which focuses on protecting the most vulnerable. ठीक है, सो इंट्रोडक्शन में क्या लिखें? स्टार्ट बाय हाईलाइटिंग द एथिकल फेलियर, अ ब्लेटेंट डिसरिगार्ड फॉर ह्यूमन लाइफ. Right. फिर स्टेक होल्डर्स मेंशन करो, माइग्रेंट लेबरर्स, द बिल्डर, गवर्नमेंट, रेगुलेटरी बॉडीज एंड द कम्युनिटी. Right. अब आते हैं बॉडी पर. क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, रीजंस एंड मेजर्स. Exactly. तो आंसर को रीजंस और मेजर्स में स्ट्रक्चर करना बेस्ट है ये मेरा पहला क्रॉस क्वेश्चन भी था. व्हाई इज दिस स्ट्रक्चर द बेस्ट? क्योंकि the question specifically asks for it. It makes the answer clear, organized and directly addresses what the examiner wants. Simple and effective. ओके, तो पहले रीजंस. रीजन 1. Corruption and lack of due diligence. Builders और officials के बीच में bribery. This is a clear violation of the rule of law. सिंपल भाषा में रिश्वतखोरी. रीजन 2. Weak regulatory oversight. Authorities building regulations को ठीक से enforce नहीं करते. This is dereliction of duty. डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी. सवाल है कि एथिकल टर्म्स जैसे डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी और सोशल इंजस्टिस यूज करने का क्या फायदा है? These are keywords that show your deep understanding of ethics. They elevate your answer from a general one to an expert one. They add weight. गॉट इट. रीजन 3. Focus on short-term gain. Builders सेफ्टी पर पैसे बचाकर short-term profit देखते हैं, long-term consequences को इग्नोर करके. रीजन 4 आई थिंक इज द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग. हाँ, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स. माइग्रेंट लेबरर्स मजबूरी में डेंजरस कंडीशंस में काम करते हैं. दिस इज सोशल इनजस्टिस, उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन. और रीजन 5, लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस. आम जनता को बिल्डिंग सेफ्टी रूल्स के बारे में पता नहीं होता. ओके, ये तो हो गए रीजंस. अब आते हैं मेजर्स पर. Right. मेजर 1, enhancing accountability and transparency. बिल्डिंग अप्रूवल्स के लिए एक ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन पोर्टल बनाओ. इन्फॉर्मेशन पब्लिक के लिए अवेलेबल हो. Strengthening regulatory framework. Stricter penalties for violations. Corrupt builders and officials पर criminal charges लगाओ. This is the deontological approach. Duty to uphold the law. लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी. ड्रोन्स एंड सॉफ्टवेयर से कंस्ट्रक्शन मॉनिटर करो. प्रोएक्टिव बनो, नॉट रिएक्टिव. Technology. Leveraging technology. जैसा modern solution suggest करना क्यों important है? It shows you are a forward-thinking administrator who can apply modern solutions to old problems. It makes your answer stand out. Makes sense. Next measure. Empowering local communities. रेजिडेंट्स की कमिटीज बनाओ जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर नजर रखें. Community empowerment. ये बात क्यों की जाती है? Because the government cannot be everywhere. Empowering citizens creates a system of checks and balances from the ground up. It's about participation. और आखिरी दो measures. Government intervention and legislation. Construction workers का registration mandatory करो और उन्हें safety training दो. And measure 6, public awareness campaigns. Citizens को educate करो ताकि वो illegal construction report कर सकें. ये एक multi-pronged approach चाहिए. लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल. और इसको एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे हाउसिंग फॉर ऑल से कनेक्ट करो, एम्फसाइजिंग दैट क्वालिटी एंड सेफ्टी मस्ट नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड. मेरा आखिरी सवाल इस केस पर, हाउसिंग फॉर ऑल इनिशिएटिव का जिक्र करने से क्या इंपैक्ट पड़ता है? It connects a case study to a real-world relevant government policy. This shows you are aware of current affairs and can apply your knowledge practically. Excellent. Okay, let's practice this. Pause and try to say the 5 reasons for building collapses without looking. Go on, try it. Mini recap time. In short, building collapses are a result of corruption and weak regulation. The solution lies in a multi-pronged approach involving technology, community empowerment, and strict accountability. Let's move to the third case, also from 2017. आप एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हो, RTI एक्ट 2005 ट्रांसपेरेंसी के लिए बनाया गया है. लेकिन आप देखते हो कि कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए या फिर ऑफिशियल से पैसा एक्सटॉर्ट करने के लिए. इससे जेन्युइन RTI एप्लीकेशंस पर भी असर पड़ता है. सवाल है, जेन्युइन और नॉन जेन्युइन एप्लीकेशंस को अलग करने के लिए आप क्या मेजर सजेस्ट करोगे? अपने सजेशंस के मेरिट्स और डीमेरिट्स ये बताओ. Okay, so the broad micro theme is balancing right to information with prevention of misuse. राइट. ये तो सोशल मीडिया जैसा डिलेमा लग रहा है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एक राइट है, बट लोग इसका मिसयूज हेट स्पीच या फेक न्यूज़ फैलाने के लिए करते हैं. प्लेटफॉर्म्स कंटेंट मॉडरेट करते हैं. अ सिमिलर बैलेंसिंग एक्ट. बिल्कुल सही एनालॉजी है. The core dilemma is balancing a fundamental right with the need to prevent its misuse. This is a classic rights approach versus utilitarian approach conflict. We need a solution that protects the right but minimizes the harm. तो इंट्रोडक्शन में हम पहले RTI एक्ट की इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज करेंगे ना. Yes. फिर क्लियरली स्टेट द एथिकल डायलेमा, बैलेंसिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन विद प्रिवेंटिंग मिसयूज. और फिर स्टेक होल्डर्स, जेन्युइन एप्लीकेंट्स, एक्सटॉर्शनिस्ट्स, PIOs, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड द पब्लिक. ठीक है, अब आते हैं सजेशंस पर विद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. सजेशन 1. Strengthening verification mechanisms measure है. Applications की preliminary scrutiny करो. इसका merit है कि frivolous applications filter हो जाएंगे. और डीमेरिट? Demerit ये है कि genuine applicants के लिए bureaucratic hurdles बढ़ सकती हैं. It can be a double-edged sword. राइट. माय फर्स्ट क्रॉस क्वेश्चन, हर सजेशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों बताना क्यों जरूरी है? It shows a balanced and mature perspective. You're not just giving a one-sided solution, but have thought about its potential negative consequences too. This is a key quality of a good administrator. ओके, सजेशन 2. इंट्रोड्यूसिंग अ नॉमिनल फी. मेजर है, एक स्मॉल फी लगा दो, गरीबों के लिए वेव्ड. मेरिट, फ्रिवलस एप्लीकेशंस डिस्करेज होंगी. डीमेरिट, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज अफेक्ट हो सकती हैं. सजेशन 3. Empowering PIOs with discretionary powers. मेजर है, PIOs को ट्रेनिंग दो to identify and reject malicious applications. मेरिट, PIOs गेटकीपर की तरह एक्ट कर सकते हैं.
बट इसमें रिस्क है ना? इससे पावर का मिसयूज हो सकता है। पीआईओ को डिस्क्रेशनरी पावर देने में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? The biggest risk is subjectivity and bias. A PIO could reject a genuine but inconvenient application by labeling it malicious. That's why strong oversight is needed. ठीक है, सजेशन 4। Promoting awareness and education. पब्लिक को RTI के प्रॉपर यूज के बारे में एजुकेट करो। इसका मेरिट है कि रिस्पॉन्सिबल इन्फॉर्मेशन सीकिंग का कल्चर बनेगा, डीमेरिट है कि इम्पैक्ट धीरे धीरे होगा और मेजर करना डिफिकल्ट है। नॉन पेनिटिव मेजर्स जैसे अवेयरनेस को इंक्लूड करना क्यों इंपॉर्टेंट है? Because not all problems can be solved with punishment. Changing people's mindset and building a responsible culture is a more sustainable long-term solution. ओके, लास्ट सजेशन। Strengthening legal recourse. Malicious RTI applications के लिए स्ट्रिक्ट पेनल्टीज इंट्रोड्यूस करो। मेरिट, एक्सटॉर्शनिस्ट्स डलेंगे। डीमेरिट, जेन्युइन विसल ब्लोअर्स को डराने के लिए इसका मिसयूज हो सकता है। तो कंक्लूड कैसे करें? Conclude by saying that a multi-pronged approach is needed. कोई एक solution काफी नहीं है। Real initiatives like online RTI portals का जिक्र करो. The goal is to create a framework that balances access, accountability, and ethical use. Final question on this. Online RTI portals का example देना आंसर को कैसे strengthen करता है? It provides a concrete, positive, and current example of a solution that is already working. It makes your suggestions seem more practical and achievable. Brilliant. Now for a quick challenge. Pause the audio and try to explain the merits and demerits of introducing a nominal fee for RTI in your own words. Practice explaining it. In short, to tackle RTI misuse, we need a balanced mix of stricter verification, public education, and legal recourse, ensuring the Act's spirit of transparency is not diluted. चलिए, अब चौथे केस पर चलते हैं। ये भी 2017 से है। आप एक कंपनी के HR हेड हैं। एक वर्कर की ऑन ड्यूटी डेथ हो गई, बट वो नशे में था। कंपनी कॉम्पेंसेशन डिनाई कर रही है। बाकी वर्कर स्ट्राइक पर हैं। आपको एक रिकमेंडेशन देनी है। Okay, so the broad micro theme here is corporate responsibility versus individual accountability. ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। एक तरफ कंपनी के रूल्स हैं, दूसरी तरफ एक इंसान की फैमिली। हाँ, यहाँ हमें यूटिलिटेरियनिज्म का इस्तेमाल करके एक ऐसा सोल्यूशन निकालना होगा जो कंपनी रूल्स को भी अपहोल्ड करे और वर्कर की फैमिली की मदद भी करे। एक मिडिल पाथ एक तरह से। तो इंट्रोडक्शन में हम डिलेमा को हाईलाइट करेंगे, स्टेक होल्डर्स, फैमिली, कंपनी, अदर वर्कर्स को लिस्ट करेंगे। फिर रिकमेंडेशंस। Yes. माय फर्स्ट रिकमेंडेशन वुड बी पार्शियल कॉम्पेंसेशन। फुल कॉम्पेंसेशन गलत प्रेसिडेंट सेट करेगा, लेकिन जीरो कॉम्पेंसेशन अमानवीय होगा। तो एक पार्शियल अमाउंट एज एन एक्स ग्रेचुइट पेमेंट। ठीक है, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं? मेरिट है कि ये कंपैशन दिखाता है और स्ट्राइक को आसानी से खत्म कर सकता है। डीमेरिट है कि कुछ लोग इसे वर्कर की गलती को ओवरलुक करना मान सकते हैं। ओके, एक क्रॉस क्वेश्चन। ये पार्शियल कॉम्पेंसेशन का आइडिया ही क्यों? या तो फुल दो या मत दो, व्हाई दिस मिडिल ग्राउंड? क्योंकि ये सिचुएशन ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी वो नशे में था और कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ऑन ड्यूटी था, दोनों एग्जिस्ट करती हैं। पार्शियल कॉम्पेंसेशन इस दोनों रियलिटीज को एक्नॉलेज करता है। गॉट इट। सेकंड रिकमेंडेशन। एक कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट प्रोग्राम। सिर्फ पैसा काफी नहीं है, हम वर्कर के बच्चों की एजुकेशन, फैमिली के लिए हेल्थ केयर या स्पाउस के लिए जॉब ऑफर कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पेंसेशन एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट प्रोग्राम? कॉम्पेंसेशन एक वन टाइम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। अ सपोर्ट प्रोग्राम एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है जो फैमिली को ट्रूली एम्पावर करता है। इट शोज द कंपनी केयर्स बियॉन्ड जस्ट मनी। एक्सीलेंट। थर्ड रिकमेंडेशन। स्ट्रेंथनिंग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। हमें इस इंसिडेंट से सीखना होगा। रेगुलर अल्कोहल टेस्टिंग, बेटर सेफ्टी ट्रेनिंग, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ये फ्यूचर में ऐसे हादसे रोकेगा। लो, प्रोएक्टिव स्टेप हुआ। इससे कंपनी की इमेज भी अच्छी होगी। बिल्कुल। और आखिरी रिकमेंडेशन। मीडिएशन एंड डायलॉग। मैनेजमेंट को वर्कर्स के साथ बैठकर खुलकर बात करनी चाहिए, उनकी कंसर्न सुननी चाहिए और सोल्यूशन पर आना चाहिए। ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी है। एक और सवाल, एक मल्टी लेयर्ड रिकमेंडेशन जैसे आपने दी, एक सिंगल रिकमेंडेशन से बेहतर क्यों है? क्योंकि प्रॉब्लम मल्टी लेयर्ड है। सिर्फ पैसा देकर सेफ्टी अच्छी नहीं होगी, सिर्फ सेफ्टी रूल्स बनाकर फैमिली का पेट नहीं भरेगा। अ होलिस्टिक प्रॉब्लम नीड्स अ होलिस्टिक सोल्यूशन। राइट। और कंक्लूजन? कंक्लूजन में समराइज करो कि एथिकल अप्रोच सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं, बल्कि कंपैशन और लॉन्ग टर्म वेलफेयर को भी देखना है और कंपनी को एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन टर्म यूज करने का क्या सिग्निफिकेंस है? It portrays the company as dynamic and progressive, one that learns from its mistakes rather than hiding them. ये एक बहुत पॉजिटिव एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म है। परफेक्ट। अब प्रैक्टिस क्यों? Practice explaining the difference between compensation and a comprehensive support program in 1 or 2 lines. In short, a balanced approach combining partial compensation with long-term family support and improved safety protocols is the most ethical way forward. Okay, fifth case. From 2016, एक कंपनी ABC लिमिटेड एक अंडरडेवलप्ड एरिया विकासपुरी में नया प्लांट लगा रही है जिससे डेवलपमेंट होगा, बट वहां के रेजिडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं ड्यू टू फियर ऑफ सोशल डिस्ट्रप्शन, पोल्यूशन एटसेट्रा। आपको इश्यूज आइडेंटिफाई करके सोल्यूशन सजेस्ट करने हैं। Okay, the broad micro theme is economic development versus social and environmental responsibility. डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ये तो हम रोज न्यूज में देखते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है यूटिलिटेरियनिज्म, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर मेनी और राइट्स अप्रोच, कम्युनिटी के राइट्स के बीच में एक बैलेंस बनाना जरूरी है। तो इंट्रोडक्शन में हम इस कॉन्फ्लिक्ट को लेआउट करेंगे। फिर व्हाट आर द कोर इश्यूज हियर? मेन इश्यूज हैं 1. सोशल इनजस्टिस, अमीर कंपनी वर्सेस गरीब लोग। 2. एनवायरमेंटल कंसर्न्स, पोल्यूशन का डर। 3. पब्लिक वेलफेयर वर्सेस प्राइवेट गेन। 4. लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। राइट। तो इन इश्यूज के सॉल्यूशंस क्या होंगे? स्टेक होल्डर एंगेजमेंट,
कंपनी को लोगों से बात करनी चाहिए। एक प्रिंसिपल है फ्री प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी FPIC। उनकी अनुमति लेनी चाहिए प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी देकर। मेरा पहला सवाल, व्हाट इज फ्री प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड व्हाई इज इट सो क्रूशियल? फ्री मतलब बिना दबाव के, प्रायर मतलब प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले, इन्फॉर्म्ड मतलब सारी जानकारी के साथ। ये क्रूशियल है क्योंकि ये कम्युनिटी को विक्टिम से एक इक्वल पार्टनर बनाता है डिसीजन मेकिंग में। अंडरस्टूड। सेकंड सजेशन? इक्विटेबल कॉम्पेंसेशन, सिर्फ जमीन का पैसा नहीं बल्कि उनकी लाइवलीहुड के नुकसान का भी कॉम्पेंसेशन। पैसा मार्केट रेट से ज्यादा होना चाहिए। थर्ड? इन्वेस्टिंग इन लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ प्लांट नहीं, वहां स्कूल, हॉस्पिटल, सड़कें भी बनाओ। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR का एक अच्छा एग्जाम्पल है। CSR को यहाँ मेंशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं आई है बल्कि वो उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए भी कमिटेड है। ये कंपनी का सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट स्ट्रेंथन करता है। ओके। फोर्थ सजेशन? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, लेटेस्ट एंटी पोल्यूशन टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करो, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट EIA ट्रांसपेरेंटली कंडक्ट करो और उसकी रिपोर्ट पब्लिक करो। एंड फिफ्थ? प्रमोटिंग लोकल एम्प्लॉयमेंट, प्लांट में लोकल लोगों को प्रायोरिटी दो, उन्हें जरूरी स्किल्स के लिए ट्रेन करो, इससे उन्हें लगेगा कि ये उनका अपना प्रोजेक्ट है। लोकल एम्प्लॉयमेंट देने का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है कम्युनिटी पर? बहुत प्रोफाउंड, ये उनके अंदर ओनरशिप की भावना लाता है। वो प्रोजेक्ट को एक बाहरी थ्रेट की तरह नहीं बल्कि एक अपने डेवलपमेंट के अवसर की तरह देखते हैं। हॉस्टिलिटी कम होती है। और कंक्लूजन? कंक्लूजन ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब इकोनॉमिक गोल्स को कम्युनिटी राइट्स और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ बैलेंस किया जाए। एक्टिव स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन ही आगे का रास्ता है। आपके सॉल्यूशंस में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी या पैसा? ट्रस्ट। बाकी सब चीजें ट्रस्ट बिल्ड करने के टूल्स हैं। अगर कम्युनिटी कंपनी पे ट्रस्ट नहीं करती तो कोई भी सोल्यूशन काम नहीं करेगा। ग्रेट। प्रैक्टिस क्यू? Practice listing the 5 key issues in the Vikaspuri case without looking. Rehearse. In short, sustainable development requires balancing economic goals with community rights and environmental protection through active stakeholder participation. Let's jump to the 6th case study from 2016. एक Patriot IT professional, सरस्वती, इंडिया आकर एक NGO शुरू करती है, बट ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, करप्शन और कैलस एटीट्यूड से फ्रस्ट्रेटेड है। सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए ताकि ऑनेस्ट NGOs को प्रॉब्लम ना हो? Okay, so the broad micro theme here is Balancing regulatory oversight with fostering civil society. यानी नियम भी बने रहें और अच्छा काम करने वालों को परेशानी भी ना हो। Exactly. यहाँ deontological ethics आती हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ड्यूटी टू एक्ट एथिकली एंड एफिशिएंटली। उनका काम NGOs को तंग करना नहीं, फैसिलिटेट करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं? पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेसेस थ्रू डिजिटाइजेशन। सारे एप्लीकेशंस, परमिशंस, फंड रिक्वेस्ट एक ऑनलाइन पोर्टल पर होने चाहिए। इससे ह्यूमन इंटरफेस कम होगा और करप्शन भी। मेरा पहला क्रॉस क्वेश्चन, हाउ कैन टेक्नोलॉजी लाइक एन ऑनलाइन पोर्टल एक्चुअली रिड्यूस करप्शन? टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी। जब हर स्टेप डिजिटली रिकॉर्डेड होता है, टाइम स्टैम्प्ड होता है, तो कोई ऑफिशियल फाइल को आसानी से रोक नहीं सकता या आपसे रिश्वत नहीं मांग सकता। सब कुछ ऑन रिकॉर्ड रहता है। मेक सेंस। सेकंड मेजर, क्लियर गाइडलाइंस एंड टाइमलाइंस। हर काम के लिए एक फिक्स टाइम फ्रेम होना चाहिए, जैसे कि 15 दिन में रजिस्ट्रेशन, 30 दिन में फंड अप्रूवल, और ये टाइमलाइंस पब्लिकली अवेलेबल होनी चाहिए अंडर अ सिटीजंस चार्टर। थर्ड, एक इंडिपेंडेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। अगर कोई ऑफिशियल परेशान कर रहा है तो NGO उसकी शिकायत एक इंडिपेंडेंट बॉडी से कर सके जहां जल्दी सुनवाई हो। इस मैकेनिज्म को इंडिपेंडेंट रखना क्यों जरूरी है? अगर वो उसी डिपार्टमेंट के अंडर होगा तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। इंडिपेंडेंस इंश्योर्स इम्पार्शियलिटी एंड फेयरनेस, तभी लोग उस पर विश्वास करेंगे। ओके, फोर्थ मेजर, रेगुलर ऑडिट्स बट विद अ सपोर्टिव माइंडसेट। ऑडिट्स का मकसद गलती पकड़ना नहीं बल्कि NGOs को अपने सिस्टम अच्छा करने में हेल्प करना होना चाहिए, एक मेंटर की तरह। और पांचवा, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रेन करना कि NGOs देश के डेवलपमेंट में उनके पार्टनर्स हैं, दुश्मन नहीं। एक माइंडसेट चेंज की जरूरत है। इसी से जुड़ा सवाल, माइंडसेट चेंज लाना सबसे मुश्किल काम है। इसके लिए क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स हो सकते हैं? ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में सक्सेसफुल NGOs की स्टोरीज शेयर करना, ऑफिशियल्स और NGO वर्कर्स के बीच रेगुलर इंटरैक्शन सेशंस ऑर्गेनाइज करना, गुड परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करना। छोटे छोटे स्टेप्स से ही बड़ा बदलाव आता है। और कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि आखिरकार हमें गवर्नमेंट के रोल को एक रेगुलेटर से एक फैसिलिटेटर में बदलना है। ईज ऑफ डूइंग सोशल गुड पर फोकस करना होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरह। ईज ऑफ डूइंग सोशल गुड जबरदस्त फ्रेज है। आखिरी सवाल, अगर आपको इनमें से सिर्फ एक सुधार चुनना हो तो वो क्या होगा? डिजिटाइजेशन, क्योंकि वो अपने साथ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी तीनों लाता है। इट्स अ गेम चेंजर। अंडरस्टूड। प्रैक्टिस क्यों? Rehearsing this powerful line. The goal is to transform the government's role from a regulator to a facilitator for genuine social work. In short, the solution to bureaucratic hurdles for NGOs is to create a transparent, accountable and digitized system that promotes a spirit of service among officials. पता चलता है कि उसकी कंपनी नदी में टॉक्सिक वेस्ट डिस्चार्ज कर रही है। सीनियर कहते हैं चुप रहो वरना जॉब चली जाएगी। वो आपसे एडवाइस मांगती है। Broad micro theme is personal ethics versus professional obligation and public welfare. ये विसल ब्लोअर्स डिलेमा है। बहुत टफ स्पॉट। हाँ बिल्कुल। यहाँ यूटिलिटेरियनिज्म, ग्रेटेस्ट गुड और डिओन्टोलॉजी, मॉरल ड्यूटी टू प्रिवेंट हार्म, दोनों उसे कहते हैं कि उसे बोलना चाहिए। चुप रहना एथिकल नहीं है। तो what are the arguments against keeping quiet? पहला, a blatant violation of the villagers' right to life under Article 21.
दूसरा, हर डियोंटोलॉजिकल ड्यूटी टू प्रिवेंट हार्म। तीसरा, वर्च्यू एथिक्स, चुप रहना उसके इंटेग्रिटी और करेज जैसे वर्च्यूज के खिलाफ है। और चौथा, अ क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, वो आगे जाकर अपने आप से नजर नहीं मिला पाएगी। ओके, आर्ग्यूमेंट्स तो क्लियर हैं, बट प्रैक्टिकल एडवाइस क्या दे? कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो? एक फेज्ड अप्रोच। बिल्कुल, हमें उसे एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच बताना होगा। स्टेप 1, गैदर कॉन्क्रीट एविडेंस, डेटा, फोटोज, इंटरनल मेमोज, बिना सबूत के बात मत करो। स्टेप 2, इंटरनल एस्केलेशन फर्स्ट। अपने सीनियर से ऊपर कंपनी के एथिक्स कमेटी या सीईओ को लिखो। सारे कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड रखो। इससे पता चलता है कि आपने पहले सिस्टम के अंदर सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। why is a phased approach, internal first, then external, advisable for a whistleblower? It protects the whistleblower legally and morally. It shows their intent was not to harm the company's reputation, but to correct a wrong. अगर कंपनी एक्शन नहीं लेती, तब आपके पास एक्सटर्नल जाने का अच्छा जस्टिफिकेशन होता है। ठीक है। अगर इंटरनल एस्केलेशन फेल हो जाए तो स्टेप 3, एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग। अब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या रेलेवेंट मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करो, सारे एविडेंस के साथ। जरूरत पड़े तो रिस्पॉन्सिबल मीडिया से कॉन्टैक्ट करो। स्टेप 4, सीक लीगल काउंसिल, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर अपने राइट्स को समझो। एक वकील आपको गाइड कर सकता है। और स्टेप 5, एक प्रैक्टिकल स्टेप, एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। साइमल्टेनियसली दूसरी जॉब ढूंढना शुरू कर दो। अपने करियर और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को भी मैनेज करना जरूरी है। प्रैक्टिकल होना भी एथिक्स का हिस्सा है। इमैनुअल कांट्स कैटेगोरिकल इंपेरेटिव को इस केस से कैसे जोड़ेंगे? सिंपल, कांट कहते हैं एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू दैट मैक्सिम वेयर बाय यू कैन एट द सेम टाइम विल दैट इट शुड बिकम अ यूनिवर्सल लॉ। इंजीनियर को सोचना चाहिए, क्या मैं ऐसी दुनिया चाहती हूं जहां हर इंजीनियर पोल्यूशन पर चुप रहे? जवाब है नो, तो उसे भी चुप नहीं रहना चाहिए। कंक्लूजन में क्या कहेंगे? यही कि मॉरल राइचियसनेस और सोसाइटी को हार्म से बचाने की ड्यूटी पर्सनल जॉब सिक्योरिटी से ऊपर है, बट इसे एक स्ट्रैटेजिक और डॉक्यूमेंटेड कोर्स ऑफ एक्शन के थ्रू पूरा करना चाहिए। What if the engineer has a family to support? Does that change the ethical calculation? It makes the decision harder, but it doesn't change the ethical answer. The right thing to do remains the right thing. It just means the strategy to do it, like finding a new job first, becomes even more critical. Great. Practice Q time. Practice explaining Kant's categorical imperative in simple terms related to this case. In short, a person's moral righteousness and duty to prevent harm to society must take precedence over personal job security, following a strategic and documented course of action. 8वां केस 2016 से। लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए आदिवासीज और रूरल कम्युनिटीज को डिस्प्लेस किया जाता है। मॉनेटरी कॉम्पनसेशन काफी नहीं होता, आपको एक बेहतर कॉम्पनसेशन कम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनानी है। The broad micro theme for this is development induced displacement and distributive justice. ये एक नेशनल इशू है, सिर्फ पैसा दे देना इज नॉट इनफ। बिल्कुल, यहाँ जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस और राइट्स अप्रोच गाइड करेगा। पॉलिसी का फोकस सिर्फ नुकसान की भरपाई करना नहीं, बल्कि उन्हें डेवलपमेंट में स्टेक होल्डर बनाना होना चाहिए। तो ऐसी पॉलिसी के मेन एलिमेंट्स क्या होंगे? एलिमेंट 1, मूव बियॉन्ड mere compensation टू comprehensive rehabilitation. इसमें सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि उन्हें घर, जमीन, जॉब स्किल्स, बच्चों के लिए स्कूल, हेल्थ केयर, सब कुछ शामिल हो। हाउ इज रिहेबिलिटेशन डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पनसेशन? Compensation is a financial transaction for a loss. Rehabilitation is a holistic process to restore and improve the overall quality of life. Compensation past looking है, rehabilitation future looking. एलिमेंट 2, Community participation and consent. वही FPIC principle. Development उन पर थोपा ना जाए, उनसे पूछकर किया जाए। वो डिसाइड करें कि उन्हें कैसा rehabilitation चाहिए। एलिमेंट 3, फोकस ऑन सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स। अगर वो किसान है तो उन्हें खेती के लिए जमीन दो, अगर उनकी लाइवलीहुड जंगल पर आधारित है तो उन्हें जंगल के रिसोर्सेज पर अधिकार दो। सिर्फ फैक्ट्री में मजदूर मत बनाओ, why is providing a similar livelihood so important? क्योंकि लाइवलीहुड सिर्फ पैसा नहीं होता, वो कल्चर, आइडेंटिटी और कम्युनिटी से जुड़ा होता है। एक किसान को जमीन से हटाकर फैक्ट्री में लगा देना उसकी आइडेंटिटी को आपसे छीन लेना है। ओके। एलिमेंट 4, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। रिहैबिलिटेशन प्रोसेस पूरा ट्रांसपेरेंट हो, सोशल ऑडिट्स होने चाहिए, एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल हो। एंड द फाइनल एलिमेंट, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। डिस्प्लेसमेंट का इम्पैक्ट पीढ़ियों तक रहता है, इसलिए सपोर्ट सिर्फ 5 साल नहीं बल्कि 15-20 साल तक मिलना चाहिए, जब तक कम्युनिटी आर्थिक और सामाजिक रूप से स्टेबल ना हो जाए। is it practical for the government to provide support for 20 years? Won't it be too expensive? हमें कॉस्ट को बेनिफिट से तोलना होगा। शॉर्ट टर्म में ये महंगा लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सोशल अनरेस्ट, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को कम करता है, जिसका फायदा पूरे देश को होता है। इट्स एन इन्वेस्टमेंट इन सोशल जस्टिस। And ऐसी पॉलिसी का कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन ये है कि एक न्यायपूर्ण रिहैबिलिटेशन पॉलिसी को होलिस्टिक, राइट्स बेस्ड और पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, जिसमें डिस्प्लेस्ड लोगों को विकास में बाधा नहीं बल्कि भागीदार माना जाए। What role can private companies who are often behind these projects play in this? They must be made equal partners in the rehabilitation process, not just financially, but also in implementation. CSR funds को इसके लिए यूज किया जाना चाहिए. Their responsibility doesn't end with giving a check to the government. Excellent. Practice Q. Try to list the 5 main elements of a just rehabilitation policy. Go for it. In short, a just rehabilitation policy must be holistic, rights-based, and participatory, treating displaced people as stakeholders in development, not obstacles. Finally, the 9th and last case study for today. From 2015. एक डिजास्टर प्रोन स्टेट में क्लाउड बर्स्ट हुआ है। आप एक सिविल सर्वेंट हैं।
आपके एरिया में सीनियर सिटीजन्स, पेशेंट्स, वुमेन, चिल्ड्रन, टूरिस्ट्स, पॉलिटिशियंस और प्रिजनर्स सब फंसे हुए हैं। आपका रेस्क्यू ऑर्डर क्या होगा और क्यों? And the broad micro theme is Ethical decision making in crisis management। this is the ultimate test of an administrator's character. Time कम, pressure ज्यादा. बिल्कुल। यहाँ यूटिलिटेरियनिज्म, सेविंग मैक्सिमम लाइव्स और जस्टिस एज फेयरनेस, प्रायोरिटाइजिंग द मोस्ट वल्नरेबल, दोनों प्रिंसिपल्स काम आएंगे। द की is impartiality। So what should be the rescue order and what is the justification? My rescue order would be based on the principle of vulnerability, not social status, Hospital patients. क्योंकि वो सबसे क्रिटिकल है और खुद को नहीं बचा सकते। Number 2, सीनियर सिटीजन्स एंड चिल्ड्रन, क्योंकि वो फिजिकली सबसे वल्नरेबल हैं। women, especially pregnant women or those with young children. प्रिजनर्स, Wait, prisoners. उन्हें local residents या VIP से पहले क्यों बचाए? ये मेरा first cross question है. Because of the right to life, which is universal. उनका status as a prisoner उनसे जीने का अधिकार नहीं छीनता. और वो बंद है, उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है. They are in a state of forced vulnerability. उन्हें बचाना स्टेट की जिम्मेदारी है. That's a powerful justification. Okay, who is next after prisoners? Hikers and tourists. क्योंकि वो एरिया से अनजान है और उनके पास लोकल सपोर्ट सिस्टम नहीं है. Local residents? और सबसे आखिर में नंबर 7, Politicians, VIPs. why are VIPs last? इससे पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आएगा. प्रेशर जरूर आएगा, लेकिन एक एथिकल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कानून के सामने सब बराबर हैं। वीआईपीज को आखिरी में रखना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि सिस्टम प्रिविलेज पर नहीं, नीड पर चलता है। इट अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी। इसके अलावा और क्या मेजर्स इंपॉर्टेंट है? Ensuring accountability in the rescue team, leveraging technology like drones for search, and long term में उस एरिया के लिए बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना। During the rescue, if you have space for one person on a helicopter and you have to choose between a scientist with a cure for a disease and a child, who do you save based on utilitarianism? This is a classic tough case. Pure utilitarianism might say save the scientist, as he could save more lives in the future. But most ethical systems, including the ethics of care, would argue to save the child. क्योंकि in a crisis, हमें immediate vulnerability को address करना होता है, not hypothetical future outcomes. We save the one who is most helpless right now. How do you communicate this prioritization to the public to avoid panic and anger? Clear, honest and constant communication. लोगों को बताओ कि आपका फ्रेमवर्क क्या है। उन्हें समझाओ कि ये वल्नरेबिलिटी पर बेस्ड है, पार्शियलिटी पर नहीं। Transparency builds trust, even in a crisis. Brilliant. Time for the final practice cue of the day. Practice justifying your rescue order in one powerful sentence. My prioritization is based on the principle of vulnerability, not privilege. And the mini recap. In a disaster, ethical leadership means prioritizing the most vulnerable, acting with impartiality, and upholding the right to life for every single person, regardless of their status. Wow, what an intense and insightful session. आज हमने देखा कि एक ऑफिसर की लाइफ में एथिकल डायलेमास कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं. हाँ, बिल्कुल। लेट्स समराइज. हमने सीखा कि पब्लिक गुड के लिए कभी-कभी स्ट्रिक्ट रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है, जैसे डॉक्टर एक्सिस केस में. Right. हमने समझा कि करप्शन और ग्रीड कैसे इनोसेंट लाइव्स को खतरे में डालते हैं बिल्डिंग कोलैप्स केस में. हमने जाना कि हर पावरफुल टूल जैसे आरटीआई के मिसयूज को रोकने के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच जरूरी है. और सबसे जरूरी बात, हाँ, सबसे जरूरी, इन एवरी सिचुएशन our decisions should be guided by principles of justice, fairness, compassion, and impartiality, especially towards the most vulnerable. याद रखना, these case studies are not just questions, they are training for your conscience. The real test is not in the exam hall, but in life. So here is a final thought to mull over. If you had to create one single rule that all administrators must follow to prevent such ethical failures, what would that one golden rule be? सोच के देखो. इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर देना. अगर ये डीप एनालिसिस पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. इस वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो. हम मिलेंगे अगले सेशन में विद मोर नॉलेज एंड एनर्जी. तब तक कीप लर्निंग एंड कीप थिंकिंग.